बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.9 सॉल्व करनी है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.9 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इन क्वेश्चंस में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। स्टूडेंट्स, आज भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसको जस्ट रिवाइज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इफ टू or more equations consisting of same variables are satisfied simultaneously by the same values of the variables, then these equations are called simultaneous equations। मतलब ऐसी इक्वेशंस जो दो या दो से ज़्यादा हों और इन इक्वेशंस में सेम वेरिएबल्स मौजूद हों और वो इक्वेशंस वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज़ के साथ सेटिस्फाई हों, तो इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और उसके बाद देखिएगा, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स which satisfies the system of equations is called the solution set of the system। इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा अगर दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हों तो हम इनको तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, बोथ द इक्वेशंस contain only x square and y square terms. One of the equations is homogeneous in x and y. Both the equations are non-homogeneous। जी स्टूडेंट्स, इसमें से जो फर्स्ट टाइप थी जिसमें दोनों इक्वेशंस में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स इन्वॉल्व थी, ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इसके बाद जो सेकेंड टाइप थी, क्या था उसमें कि अगर एक इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस हो तो इस को भी हमने सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये जो थर्ड टाइप है जिसमें दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो नॉन होमोजीनियस होंगी, ये वाली टाइप जो है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 60। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मौजूद हर टर्म की डिग्री सेम होती है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन 1 है इसमें मौजूद तमाम टर्म्स की डिग्री जो है वो सेम है और ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से एक होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन को लिखते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस होमोजीनियस इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? ये जो हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 12 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इधर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि 2 है। 12 2s आर 24 आ जाएंगे हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो 24 है इसके दो फैक्टर्स ऐसे तलाश करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 24 ही आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारे पास ये जो सेंट्रल टर्म है हमारी ये आ जाए।
माइनस 11xy। तो 24 को फिर मैं ब्रेक कर लेती हूँ -8 और -3 में। ये देखिएगा -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और -8 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो -8 और -3 मिलकर -11 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन की तरफ दोबारा आते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ हमने 12x² के बाद लिखा -8xy -3xy। ये कहाँ से आए, अभी बात हुई। ये देखिएगा यहाँ पर कि हमने 24 को -8 और -3 में ब्रेक करके लिखा है, और ये -8 और -3 मिलकर जो है ये सेंटर वाली हमारी टर्म -11 बना रहे हैं, और -8 और -3 को मल्टीप्लाई जब किया तो ये हमारा 24 के इक्वल आ रहा है। तो आगे ये +2y² = 0 इक्वेशन ये हमारे पास है। अब हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इनका पेयर बना लें, लास्ट 2 टर्म्स जो हैं इसका पेयर बना लें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम 4x कॉमन ले लेते हैं। ये देखिएगा ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3x - 2y। नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनमें से -y कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर फिर 3x - 2y कॉमन आ जाएगा। आगे फिर देखिएगा कि ये पूरी ब्रैकेट जो है 3x - 2y और 3x - 2y ये कॉमन आ रही है, ये हमने ले ली। और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास आ गई 3x - 2y को कॉमन लेने के बाद 4x - y। तो ये जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन थी हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। ये इसके 2 फैक्टर्स बने हैं, एक फैक्टर जो है वो हमारा 3x - 2y और दूसरा फैक्टर जो है वो 4x - y बना है। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखना है। ये देखिएगा ये जो हमारा पहला फैक्टर था 3x - 2y, इसको 0 के इक्वल रखा, 2y को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गए। इसके बाद मैंने दोनों साइडों को 2 के साथ डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिएगा y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2x आ गया। y को इन टर्म्स ऑफ x हमने जो है वो लिख लिया है। इसी तरह से ये देखिएगा ये आ गया y = 3/2x। इसी तरह से ये जो मेरा दूसरा फैक्टर था 4x - y, इसको हमने 0 के इक्वल रखा। ये देखिएगा यहाँ से फिर y इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गए और ये y = 4x आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन को हमने a और दूसरी इक्वेशन को हमने b का नाम दिया है। ये जो इक्वेशन a और इक्वेशन b है ये होमोजीनियस इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी इसकी फैक्टराइजेशन से हमें मिली है, और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं y की अब हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। जी स्टूडेंट्स, हमने y की अभी 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। पहली वैल्यू हमारे पास थी y = 3/2x। ये y = 3/2x हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। ये इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y = 3/2x इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ आगे सबसे पहले ये 2x² उसी तरह से आ जाएगा, प्लस 7x भी उसी तरह से आ गया। नेक्स्ट ये y जो था हम कह रहे हैं 3/2x ये हम यहाँ पुट कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x² उसी तरह से आ गया। आगे चलें तो ये देखिएगा हमारे पास ये 7 और 3 मिलकर 7 3 21 हो गए, और x और x मिलकर x का स्क्वायर हो गया, ओवर में 2 उसी तरह से आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² + 21/2x² = 60। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखिएगा कि हमारे पास ये 21/2 ये फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करते हैं। ओवर में हमारे पास 2 है, बोथ साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 21 + 4 आ गया 25x², और ये इक्वेशन बन गई 25x² = 120। बोथ साइड्स को 25 के साथ डिवाइड किया तो x² = 120/25। ये अगली इक्वेशन आ गई। अब ये x² को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं।
तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस √120/25। ये जो नेक्स्ट हमारे पास 120 है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखिएगा ऐसे, आगे देखिएगा, ये 2 2s are 4, ये यहाँ आ जाएगा और ये 30 यहाँ आ गया। तो 120 को हमने ब्रेक कर दिया 4 × 30 में, तो ये 4 स्क्वायर रूट से जब y चला जाएगा ये 2 बन जाएगा। तो ये x की हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस माइनस 2/5 × 30 √। ये 5 कहाँ से आया है, ये देखिएगा 25 का भी स्क्वायर रूट लेना है। सारा है हमने ये पूरी जो एक्सप्रेशन है पूरे का पूरा उसका सारे का स्क्वायर रूट लेना है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का 5 और 30 इसी तरह से √ के अंदर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक जो है ये नेगेटिव वैल्यू है। जी स्टूडेंट्स, ये जो x की हमने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ये दोनों वैल्यूज़ अब हमने इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट करनी है। इक्वेशन a क्या है, y इज इक्वल टू 3/2x। ये दोनों वैल्यूज़ हम बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिएगा, पहले हम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2/5 √30। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, ये इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है y इज इक्वल टू 3/2x में, इसमें x की जगह पर ये वैल्यू हमने जो है वो सब्स्टिट्यूट की है। तो ये देखिएगा, मज़ीद इसको आप सॉल्व करते हैं, ये 2 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद आपके पास y की ये वैल्यू आ जाएगी 3/5 × √30। इसके बाद देखिएगा, अब हमने x की दूसरी वैल्यू जो कि नेगेटिव वैल्यू थी वो फिर इस इक्वेशन जो कि y इज इक्वल टू 3/2x है इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये आपके पास आ जाएगा, इसमें फिर ये 2 और 2 की कैंसिलेशन हो जाएगी। ये इसमें हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -3/5 × √30। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स के इसमें हमने x की जो है दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y की भी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये हमारे पास x की जो है दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिएगा, हमारे पास हमने y की दूसरी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। y की दूसरी वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास y जो था वो 4x के इक्वल था। इसको हमने इक्वेशन 2 में जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 फिर देखिएगा, ये है हमारे पास इक्वेशन 2, इसमें आपने y की जगह पर ये यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू जो कि 4x थी वो हमने पुट कर दी यहाँ पर। उसके बाद इसको सॉल्व किया, ये 2x उसी तरह से आ गया, 2x² उसी तरह से आ गया और इस तरह से 7 4 28 और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 28x² आ गया। आगे 28 और 2 मिलकर ये दोनों ये 30 हो गए और ये इक्वेशन होगी 30x² इज इक्वल टू 60। दोनों साइड्स को 30 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 2। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज़ ये आपके सामने आ गई हैं प्लस माइनस √2। अब ये x की दोनों वैल्यूज़ हम बारी बारी इक्वेशन b में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन b ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले हम ये x की पॉजिटिव वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जहाँ x है वहाँ पर हम ये इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख देंगे। तो ये y इज इक्वल टू 4 इंटू ये x आ गया, तो ये इज इक्वल टू 4 × √2। यानी हमने जब x √2 के इक्वल रखा तो इसके अकॉर्डिंग y हमारे पास क्या आ गया 4 × √2 आ गया। तो ये देखिएगा हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, यहाँ पर √2 और 4 × √2 आ जाएगा। इसी तरह से हमने x की दूसरी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन b के अंदर। दूसरी वैल्यू हमारे पास थी -√2। ये देखिएगा हमने वैल्यू यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट की, x की जगह पर उसकी वैल्यू -√2 रखी। ये इसके बाद सॉल्व किया तो हमारे पास y की दूसरी वैल्यू -4 × √2 आ गया। तो जब x और y की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये दूसरा
ऑर्डर पेयर जो है वो -√2 और -4 इंटू √2 ये आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम x की दो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। एक वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी, यहाँ से इधर ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, और एक हमने यहाँ जो है वो ऊपर वैल्यूज़ जो हैं फाइंड आउट की थी, ये हमने इसको इधर लिख लिया। इसी तरह से ये जो दो ऑर्डर पेयर्स हैं ये मैंने बाद में लिखे हैं, इनको हम यहाँ इधर और इधर यहाँ सेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास हों और वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हों, तो तब उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, x² + xy = 9 और दूसरी इक्वेशन है x² - y² = 2। ये दोनों ही नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मौजूद हर टर्म की डिग्री सेम होती है। ये अगर हम सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लें तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी डिग्री 2, सेकेंड टर्म जो है उसकी डिग्री भी 2 है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके बारे में क्या ख्याल है, इस कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हर कांस्टेंट टर्म जो होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। देखिए, इसको समझिए कि ये अगर 2 को मैं 2x² लिख दूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इस 2 को 2x² लिख दूँ, या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं 2 × x⁻0, क्योंकि हमें पता है कि x⁻0 जो है वो = 1 होता है, तो 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं। तो ये फिर देखिएगा कि ये x² इसकी डिग्री 2, y² इसकी डिग्री 2, और ये जो 2 है इसको इधर देखिएगा, फिर इसकी डिग्री जो है वो क्या बनती है, ये 0 बनती है। आइंदा के लिए भी याद रखिएगा जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो अब ये हमारे पास इसी तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन में भी x² + xy = 9, ये 9 जो है इसकी डिग्री 0 है, और फर्स्ट 2 टर्म्स जो लेफ्ट साइड पर है इनकी डिग्री जो है वो 2 है। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस जो यहाँ पर दी हुई हैं ये दोनों ही नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं दोनों इक्वेशंस के नेम रख दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जो इनकी राइट हैंड साइड है इस पर देखिएगा कि हमने ये कांस्टेंट्स 9 और 2 हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इनके एलसीएम के साथ। अब ये देखिए 9 और 2 इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो 18 के इक्वल आता है। तो इधर से 9 को 18 बनाने के लिए हम 2 से, और 2 को 18 बनाने के लिए 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स पर जो 2 के साथ, और इक्वेशन 2 जो है उसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। इक्वेशन 2 को हमने बोथ साइड्स पर जो है वो मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और इसी तरह से जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पर 2 के साथ, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपके सामने है। ये कैसे आई है, इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और इक्वेशन 2 जो है उसको हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है। आगे हमने इनको सॉल्व करना है। आप इसमें ये देखिएगा कि हमने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लें या 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ जो मैंने किया वो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को 4 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास है दोनों इक्वेशंस। सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास ये आप देखिएगा हमारे पास आ जाएगा, ये x² वाले टर्म्स हैं ये दोनों 9x² और ये -2x²। 9 में से 2 हमने माइनस किया तो ये 7x² आ जाएगा। आगे चलें तो ये हमारे पास 9y² है, ये मैंने इसको इधर लिख दिया। और इसी तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट वाली टर्म है, ये -2xy, वो हमने इस तरह से लिख दिया, अरेंज करके इसको साथ ही लिख दिया है। और राइट साइड पर अगर चलते हैं तो ये 18 और -18 ये ज़ाहिर है 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी वो एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी। ये देखिएगा 7x² - 2xy - 9y² = 0।
ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि ये हमारी तीनों जो टर्म्स हैं इन तीनों की डिग्री जो है वो सेम है। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो हमने लास्ट टाइप डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक इक्वेशन होमोजीनियस हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या हम उसी पैटर्न पे इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो ये जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7 और ये जो हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 माइनस 9 है, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -63 आ जाएगा। अब ये 63 के हमने ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये -63 आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारी सेंट्रल वाली टर्म जो है ये आ जाए। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -9 और +7 में। -9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिएगा -63 आ जाएगा, और -9 और 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो ये हमारी जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये इसके फैक्टर्स यहाँ हमने बना दिए हैं, ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने की। अब फिर फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनका पेयर बना लें और अगली 2 टर्म्स जो हैं उनका पेयर बना लें। फर्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं कि x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7x माइनस 9y। लास्ट 2 टर्म्स जो थी उनमें से y कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 7x माइनस 9y। फिर ये ब्रैकेट हमारी जो है वो कॉमन आ रही है दोनों में, 7x माइनस 9y, ये देखिए हमने लिख ली। इसके बाद 7x माइनस 9y कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अगली ब्रैकेट में x प्लस y आ जाएगा। तो ये देखिएगा हमने होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसकी फैक्टराइजेशन किया और इसकी फैक्टराइजेशन के नतीजे में ये 2 फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो ये इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं। ये पहला फैक्टर 7x माइनस 9y, इसको 0 के इक्वल रखा। इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके ये देखें हमारे पास ये हमने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू 9/7y। इसी तरह से ये जो दूसरा फैक्टर है इसको 0 के इक्वल रखिएगा। यहाँ से हमने जो है वो x की दूसरी वैल्यू निकाली, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, x की दूसरी वैल्यू जो है वो -y आ गई है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने a एंड b का नाम जो है दिया है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। पहली वैल्यू जो है अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हम y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकें। तो हम पुट करते हैं x की वैल्यू कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है, और ये x की वैल्यू जो है हमने यहाँ इसके अंदर x की जगह यहाँ और इधर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जहाँ x है वहाँ हमने ये इसकी वैल्यू रख दी, इधर भी और ये इधर भी। आगे हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए ऊपर स्क्वायर, ये देखिए ऊपर स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। इसी तरह से ये y स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट टर्म जो है उसी तरह से आ गई 9/7y। अब ये देखिएगा ये फ्रैक्शन में आ गया है हमारे पास, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 49 और 7 इसका एलसीएम लिया तो जाहिर है वो 49 आया। सॉल्व करने से ये आपके पास न्यूमरेटर आ गया 81y स्क्वायर प्लस 63y स्क्वायर और डिनोमिनेटर में उसी तरह से 49 और इज इक्वल टू 9। अब जो आपका न्यूमरेटर है इसमें ये 81 और ये 63, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके ये आपके पास 144 आ जाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 144y स्क्वायर ओवर 49 इज इक्वल टू 9। तो हमने जो लेफ्ट साइड है वहाँ से 144 ओवर 49 को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ y स्क्वायर चाहिए। तो हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 144 ओवर 49 के रेसिप्रोकल के साथ। 144 ओवर 49 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हम ये इसके रेसिप्रोकल को लिखते हैं 49 ओवर 144, इधर और इधर भी हम यही काम करेंगे 49 ओवर 144। इधर से ये देखिएगा इसकी और इसकी कैंसिलेशन और इसकी और इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी और देखिए हमारे पास सिर्फ ये y का स्क्वायर रह जाएगा। बाकी जो राइट साइड है उसको भी मैंने इसी तरह से रहने दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम इसकी जो है वो कटिंग करते हैं। ये 9 के लेवल पर इसकी जो है वो कटिंग हो जाएगी।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 आ जाएगा। इसके बाद दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो ये y की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास +-7/4। अब ये y की दो वैल्यूज़ हमने इक्वेशन जो आपके पास a थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन a के अंदर पुट y इज इक्वल टू +-7 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a हमारे पास क्या थी ये देखिएगा, ये इक्वेशन a मौजूद है। इसमें ये y की दोनों वैल्यूज़ हम बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले देखिए y की पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। When y is equal to 7/4 then x is equal to 9/7 into 7/4। ये y की जगह हमने ये 7/4 पुट किया। फिर ये देखिएगा 7 और 7 की कैंसिलेशन, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 9/4 आ जाएगा। तो ये देखिएगा कि जब y की वैल्यू 7/4 थी तो इसकी अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास 9/4 हमारे पास आ गई है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो मैं एक ऑर्डर पेयर बना सकती हूँ 9/4 और 7/4। ये बेटे हमें पता है कि हमने ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखनी होती है। तो ये देखिए मैंने x की वैल्यू पहले लिखी है, इसमें y की बाद में लिखी है। तो ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया। इसको हम जो बाद में सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। अब ये y की दूसरी वैल्यू जो कि नेगेटिव वैल्यू थी ये वाली, इसको हम दोबारा इस इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिएगा यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन की, तो इसके बाद फिर ये 7 और 7 की जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी और सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा -9/4। तो ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो बन जाएगा -9/4, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है वो पहले लिखनी है और y की वैल्यू जो कि -7/4 है हम बाद में लिख रहे हैं। तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया। ये देखिए ये दो ऑर्डर पेयर कैसे आए, ये हमने x जो है x की वैल्यू सबसे पहले तो 9/7 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की, वहाँ से उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्व करने के बाद y की दो वैल्यूज़ आ गई +-7/4। फिर हमने ये y की दो वैल्यूज़ +-7/4 इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट करके x की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की। तो उसके नतीजे में ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास x की एक और वैल्यू भी थी, वो हमारे पास था x इज इक्वल टू -y। तो जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया इसी तरह से अभी x की वाली वैल्यू भी हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये है इक्वेशन 1 और x की वैल्यू -y यहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ x की जगह -y, यहाँ x की जगह -y हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। माइनस का स्क्वायर हमें पता है कि पॉजिटिव होगा, इसी तरह से ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी तो 0 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है 0 9 के इक्वल होता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये केस जो है हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो दो ऑर्डर पेयर्स हमने ऊपर फाइंड आउट किए थे, ये देखिएगा ये था हमारे पास, इसको हमने इधर सॉल्यूशन सेट में लिखा और ये हमारा जो दूसरा था ऑर्डर पेयर इसको हमने इधर सॉल्यूशन सेट में लिखा। तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट में दो ऑर्डर पेयर्स आ गए। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहली इक्वेशन देखिएगा y² - 7 इज इक्वल टू 2xy और दूसरी इक्वेशन देखिएगा 2x² + 3 इज इक्वल टू xy। सबसे पहले तो इसको हम अरेंज करते हैं। ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैंने अरेंज किया है, कांस्टेंट टर्म को मैं इक्वेशन की राइट साइड पर शिफ्ट किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y² - 2xy इज इक्वल टू 7। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें भी कांस्टेंट टर्म जो कि +3 थी, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो ये -3 इधर हो गई और ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2x² - xy इज इक्वल टू -3। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखें तो ये फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को। तो ये कांस्टेंट टर्म हमारी जो है इक्वेशन 1 में ये देखिएगा ये 7 है और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर कांस्टेंट टर्म हमारे पास जो है वो -3 है। अब हमें जो है 7 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो 21 आता है। तो हमने इक्वेशन 1 में भी कांस्टेंट टर्म को 21 बनाना है और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें भी कांस्टेंट टर्म को 21 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है इसको हम बोथ साइड्स पर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी और इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ। 7 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है।
अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को मैंने ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये देखिएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी और ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 3 है। जी स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को जो है वो ऐड करते हैं। ये आपके सामने दोनों इक्वेशंस हैं 3 एंड 4, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिएगा 14x² ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि x² वाली और टर्म मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये 3y² ये आ जाएगा क्योंकि y² वाली और टर्म मौजूद नहीं है। हाँ, ये xy वाली ये दो टर्म्स मौजूद हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -7 और -6 इज इक्वल टू -13 आ जाएगा। इसी तरह से ये कांस्टेंट टर्म्स जो हैं इनको सॉल्व करने से ये आंसर यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 14x² - 13xy + 3y² इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास हमें होमोजेनियस इक्वेशन मिल गई है। इस होमोजेनियस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? x² का कोफिशिएंट दिखेगा 14 और y² का कोफिशिएंट 3, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा। अब हमने 42 के ऐसे दो फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया तो वो 42 ही आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारी सेंट्रल टर्म आनी चाहिए। तो 42 के मैं फैक्टर्स बना रही हूँ यहाँ पर 7 और 6, और चूंकि सेंट्रल टर्म हमें माइनस की चाहिए तो यहाँ इनके साथ हम माइनस का साइन भी लगा देते हैं। तो ये देखिएगा 13xy ब्रेक हो गया किसमें? ये 7xy और 6xy और इनके साथ माइनस का साइन भी है, मतलब -13 को हमने ब्रेक किया -7 और -6 में। इसके बाद देखिएगा कि हम फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इनके पेयर्स बना लेते हैं और लास्ट टू टर्म्स के भी पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है ये 7x कॉमन लेने से ये देखिएगा आपके पास 2x - y रह जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -3y कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2x - y। अब ये ब्रैकेट पूरी की पूरी कॉमन आ रही है, इसके ऊपर मैं टिक लगा रही हूँ। ये कॉमन लेने से हमारे पास अगला फैक्टर इसका बन जाएगा 7x - 3y। तो ये जो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन थी इसकी हमने फैक्टराइजेशन की और इस फैक्टराइजेशन के नतीजे में ये दो फैक्टर्स हमें मिले हैं 2x - y और 7x - 3y। जी स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये देखिएगा 2x - y इज इक्वल टू 0 और इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/2y। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन a का नाम दिया। इसी तरह से जो सेकंड फैक्टर था इसको भी 0 के इक्वल रखा और इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 3/7y। अब ये x की दोनों वैल्यूज़ जो कि इक्वेशन नंबर a एंड b में है इनको हम बारी बारी इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी इसको देखते हैं। ये देखिए x इज इक्वल टू 1/2y हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये है हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी। ये इसमें हमने x इज इक्वल टू 1/2y इसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ x की जगह ये वैल्यू हमने इसकी सब्स्टिट्यूट की, इसको हमने आगे सॉल्व किया। ये देखिएगा 2 की 2 के साथ कैंसिलेशन, y और y मिलकर y का स्क्वायर, तो यहाँ ये भी y² और ये भी y², तो y² और y² की हो गई कैंसिलेशन, यहाँ आ गया 0। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 7 के इक्वल नहीं होता, तो इस केस को हम यहीं छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो सेकेंड वैल्यू थी x की वो हम जो है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिएगा पुट x इज इक्वल टू 3/7y इन इक्वेशन 1। यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने x इज इक्वल टू 3/7y ये सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ ये देखिएगा इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये 3 2 6 आ जाएंगे, ओवर में 7 इसी तरह से और y मिलकर y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन आ गया, ये 6/7 7 खत्म करने वो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 के साथ। इस इक्वेशन की दो साइड्स को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 7y² - 6y² इज इक्वल टू 49।
इन दोनों को हमने सॉल्व किया 7 और 6 को, तो ये सॉल्व होकर हमारे पास 1 रह गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हमने लिख दिया। बोथ साइड्स का हमने स्क्वायर रूट लिया तो y इज इक्वल टू +-7 आ गया। तो ये देखिएगा हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी इक्वेशन b में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ जाएं। ये इक्वेशन b जो है ये मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है। अब ये y की पहली वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन b के अंदर। यहाँ सब्स्टिट्यूशन के बाद ये देखिएगा ये आ गया हमारे पास 7 के साथ कटिंग, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक x की और एक y की वैल्यू आ गई। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं। पहला ऑर्डर पेयर ये 3 और ये 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम y की दूसरी वैल्यू जो कि -7 थी, इसको दोबारा हम इक्वेशन b में पुट करते हैं। ये देखिएगा यहाँ फिर ये 7 की और 7 की कटिंग होके सॉल्व होने के बाद ये आंसर आपके पास -3 आ जाएगा। x की दूसरी वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, x पहले लिखना है और y जो है वो हमने बाद में लिखना है। ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम रख देंगे। तो ये आपके पास है इन दोनों इक्वेशंस का जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी होम असाइनमेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने खुद करने, जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।